हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। और आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आगामी 2024 की परीक्षा में 12वीं की परीक्षा में इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और आ सकते हैं, संभावित प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों का एक संग्रह इस वीडियो में हम लोग जो है वो शूट करेंगे और उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले जो है वो इस वीडियो की शुरुआत करेंगे सबसे पहले प्रश्न के साथ। और सबसे पहला प्रश्न जो है बच्चों आपके समक्ष है। और सबसे पहला प्रश्न क्या है आप देख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिणाम क्रमशः +3.2 गुणे 10 के पावर -19 कूलम्ब और -3.2 गुणे 10 के पावर -19 कूलम्ब है। और इनके बीच की जो है वह दूरी भी बताई गई है बच्चों। दूरी बताई गई है 2.4 गुणे 10 के पावर -10 मीटर। विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण जो है वो हमें बताना है। तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो हमें बताना है। तो इसके लिए अगर फॉर्मूला हम देखें तो इसके लिए फॉर्मूला जो है वो होता है Q इंटू आर। क्या होता है? तो Q इंटू आर होता है। तो ऐसी स्थिति में Q का मान कितना है? तो Q का मान प्लस माइनस है। तो प्लस माइनस है तो 3.2 गुणे 10 के पावर -19 कूलम्ब। और R का मान कितना है? तो R का मान है 2.4 गुणे 10 के पावर -10। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3.2 यानी कि 32/10। तो बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे 32/10 और गुणे ये हो जाएगा 24/10 और 10 के पावर 19 और 10 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। अब इसका अगर हम गुणा करते हैं तो 24 में किसका गुणा करेंगे? 32 का गुणा करेंगे। तो 24 में 32 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 768 आएगा। 24 में 32 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 768 आएगा। देख लीजिए, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 3 चौके 12 के 2 हासिले, 3 दूनी 6 और 1 7। तो 8, 4 2 6 और 7, 768 आ गया। अब देखिए 768 ये जो आया, 768 के बटा में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा और 10 के पावर -29। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 7.68 इंटू 10 टू दी पावर -29। अब ये जो आप देख रहे हो ना 7.68 इंटू 10 टू दी पावर -29 कूलम्ब मीटर, तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.68 इंटू 10 टू दी पावर -29 कूलम्ब मीटर। अभी ये जो आप देख रहे हो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जब कभी भी अगर एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उसको बहुत ही लाइटली जो है वो लेना है, हेडक नहीं लेना है, आराम से बनाना है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा मात्रक होता है। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? क्या ऊर्जा का मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक होता है, बल आघूर्ण का होता है या बल का होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऊर्जा का। क्या होगा? ऊर्जा का। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बाद अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वह क्या होता है? तो सभी धारावाही या सभी धाराओं का जो योग होता है वह शून्य होता है। और यह किर्चॉफ का नियम है। यह किसका नियम है? किर्चॉफ कहिए या किरचॉफ कहिए, उनका नियम है कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर समस्त धाराओं का जो योग होता है वह कितना होता है? शून्य होता है। उन्होंने ही तो बताया था कि किसी बिंदु पर आने वाली समस्त धाराओं का योग उस बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं के योग के क्या होता है? बराबर होता है। इस तरीके का कोई जो है वो संरचना बनाया हुआ था हमने जब थ्योरी का क्लास चल रहा था। तो इस तरीके से अगर बिंदु O पर देखा जाए तो आने वाली समस्त धारा जो है वो जाने वाली समस्त धारा के योग के बराबर होती है। किसी भी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर उस संधि की तरफ आने वाली समस्त धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर होता है ना। अब इस आधार पर बच्चों अगर हम देखें तो जो धारा इस संधि की ओर आ रही है वो धनात्मक होती है और जो संधि से दूर जाती है वो क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो सबका योग कितना आ जाता है? शून्य आ जाता है। इसीलिए तो यहाँ पर एक नियम बन जाता है कि किसी विद्युत परिपथ के किसी संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। क्लियर है मेरे लाल? अब देखेंगे इसके बाद अगला क्वेश्चन, पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या है कि चुंबकशीलता की बीमा क्या है? चुंबकशीलता की जो बीमा है वो है MLT2I2। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। 5 नंबर के बाद जो है वो हम देखेंगे अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है कि LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है। LR परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होती है? तो LR परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है वो होती है √R² और प्लस
एल स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। इसी को जो है वो इस तरीके से भी दिया जा सकता है, अंडर रूट आर स्क्वायर और प्लस एक्स एल स्क्वायर। तो ऐसे अगर दिया रहेगा तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यही एक्स एल जो है वो किस रूप में आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, आर स्क्वायर, और एक्स एल जो है वो एल ओमेगा के बराबर होता है। तो ऐसे सिचुएशन में ये हो जाता है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर फिलहाल यही दिया हुआ है, ऑप्शन डी जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के जो संचरण की दिशा होती है वो वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के समांतर होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन कि जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या हो जाता है, घट जाता है। ऑप्शन बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर के बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन जो है वो है कि आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान होता है। तो आयाम मॉडुलन सूचकांक का जो मान होता है वह हमेशा 0 तथा 1 के बीच होता है। कितना होता है, 0 तथा 1 के बीच होता है। आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान कितना होता है, 0 तथा 1 के बीच होता है। यह हमेशा याद रखिएगा, 0 तथा 1 के बीच आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान होता है। 9 नंबर के बाद जो है वो हम देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की नॉर गेट के लिए बुलीय व्यंजक है। तो नॉर गेट के लिए जो बुलीय व्यंजक है वह कितना है, तो नॉर गेट के लिए जो बुलीय व्यंजक है वो a प्लस बी बार इज इक्वल टू वाई है। तो ऑप्शन डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, और अगला क्वेश्चन है कि एक आवेशित चालक की सतह से किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, एक आवेशित चालक की सतह है, एक मान लीजिए कि कोई चालक है और वो पूर्ण रूप से आवेशित है। तो पूर्ण रूप से अगर आवेशित है तो किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या की जा सकती है, तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत हो सकती है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर के बाद हम देखेंगे 12 नंबर प्रश्न कि मुक्त आकाश का परावैद्युतांक होता है। मुक्त आकाश का परावैद्युतांक ड्यूरिंग द क्लास ये मैंने डिस्कस किया था कि मुक्त आकाश का जो परावैद्युतांक होता है वह मूल रूप से 8.85 × 10 के पावर -12 FM-1 यानी कि 8.85 × 10 के पावर -12 फेम्टो प्रति मीटर होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की विद्युत परिपथ की शक्ति कितनी होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति कितनी होती है, तो विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है वो होती है P = V² R। ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर के बाद बच्चों हम देखेंगे 14 नंबर प्रश्न। तो 14 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मूल रूप से ऊर्जा का मापन किया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा मापी जाती है, ईवी द्वारा ऊर्जा मापी जाती है। क्लियर है। 14 नंबर के बाद हम देखेंगे 15 नंबर प्रश्न की लेंज का नियम संबंधित है। लेंज का नियम किससे संबंधित है, तो लेंज का जो नियम है वह मूल रूप से ऊर्जा से संबंधित है। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 16 नंबर प्रश्न, और 16 नंबर प्रश्न है कि खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब जो होता है वह कहाँ होता है, तो खगोलीय दूरदर्शी में जो अंतिम प्रतिबिंब होता है वह काल्पनिक होता है और उल्टा होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर के बाद बच्चों हम देखेंगे 17 नंबर प्रश्न, और 17 नंबर प्रश्न है कि यदि समान फोकस दूरी के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रख दिए जाएं तब संयोग की जो फोकस दूरी बनती है वह कितनी बनती है, तो ऐसी स्थिति में इसके संयोग की जो फोकस दूरी बनती है वह f/2 बनती है। कितनी बनती है, f/2 बनती है। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, f/2 हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है। प्रकाश का जो अनुप्रस्थ तरंग होता है उस अनुप्रस्थ तरंग की जो प्रवृत्ति होती है, प्रकृति होती है, वह किस चीज की पुष्टि करती है, तो वह ध्रुवण की पुष्टि करती है कि प्रकाश का ध्रुवण भी हो सकता है। प्रकाश का ध्रुवण भी हो सकता है, इस बात की पुष्टि करती है। 18 नंबर के बाद हम देखेंगे 19 नंबर प्रश्न की एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है। व्यतिकरण, एक पतले फिल्म का अगर रंग मिल जाता है, अगर प्रकाश के द्वारा एक पतले फिल्म की प्राप्ति हो जाती है तो इसका मूल कारण जो होता है वो व्यतिकरण होता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 19 नंबर के बाद बच्चों हम देखेंगे 20 नंबर प्रश्न, और 20 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल, यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल
के बीच कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान क्या होता है? मैंने बताया था शक्ति गुणांक cos फाई से निकाला जाता है बच्चों। किससे निकाला जाता है? cos फाई से। तो ऑप्शन डी जो है इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा cos फाई, है ना। तो 20 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला प्रश्न बच्चों की स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? स्वप्रेरकत्व का मात्रक, अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक, ध्यान दीजिएगा। तो स्वप्रेरकत्व का जो मात्रक होगा वो हेनरी ही होगा। ऑप्शन सी जो है इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार परीक्षा में बच्चों ये भी पूछता है कि प्रेरकत्व का मात्रक क्या होगा, तो हेनरी ही होगा ना, वहां पर भी हेनरी ही करेक्ट आंसर आप लोग लगाइएगा। 21 नंबर के बाद हम देखेंगे 22 नंबर प्रश्न की डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। तो डायनेमो के कार्य का जो सिद्धांत है वह मूल रूप से आधारित है, तो किस पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों इसके बाद 22 के बाद 23 नंबर प्रश्न कि एक प्रत्यावर्ती धारा या एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I बराबर 0.6 साइन 100 ओमेगा टी से निरूपित है। विद्युत धारा की आवृत्ति क्या है? तो बच्चों ये बताओ कि आवृत्ति को सूचित किससे करते हैं? एन से सूचित करते हैं ना। और ये जो लिखा हुआ है किस रूप में लिखा हुआ है? I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, यानी ओमेगा का मान कितना आ गया? 100 पाई। कितना आ गया बच्चों? 100 पाई। तो ध्यान देना, ओमेगा का मान अगर 100 पाई हो गया तो हम तो ये जानते हैं ना कि ओमेगा बराबर कितना होता है? 2 पाई एन होता है। ओमेगा बराबर 2 पाई एन, तो ओमेगा का मान यहाँ कितना है? 100 पाई है। तो हमने यहाँ पर रखा 100 पाई और ये रहा 2 पाई, और हमें एन का मान चाहिए बच्चों, विद्युत धारा की आवृत्ति चाहिए। तो क्या करेंगे? पाई से पाई कैंसिल और 2 से 2 बचे 10, 50 आ गया, है ना। तो इस तरीके से एन बराबर कितना मिल गया? तो एन बराबर 50 मिल गया, यानी कि आवृत्ति का मान कितना हो जाएगा? तो आवृत्ति का मान जो है वह 50 हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कई बच्चे इस तरीके से सॉल्व करने के बाद देखते नहीं है और जल्दबाजी में 50 है तो 50 पाई वाला मार देंगे एक, और उसको कलर भी बल्कि कर देंगे। तो OMR शीट पर बहुत ही सावधानी से जो है वो फिलअप करना है आंसर को। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा बच्चों। आप लोग शेर हैं और समझदार भी हैं। शेर अपने एटीट्यूड से जो है वो जंगल का राजा होता है, उससे भी बड़ा बड़ा जो है वो जीव और उससे भी बड़ा बड़ा जानवर जो है वो वहां पर है जंगल में, पर वो राजा नहीं होता। राजा कौन होता है? राजा का रवैया जो है वो राजशैली को निरूपित करता है। और जब कभी भी अगर किसी व्यक्तित्व में अगर वो शैली झलकने लगती है तो निश्चित तौर पर वो राजा बनता है। इसीलिए बहुत ही सावधानी से और पॉजिटिव एटीट्यूड से जो है वो आप लोगों को एग्जाम देना है, निगेटिव एटीट्यूड से बिल्कुल भी नहीं देना है। क्लियर है बच्चों? तो नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखेंगे 23 के बाद अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है कि निकेल है। निकेल क्या है? तो निकेल जो है वह मूल रूप से लौह चुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 के बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है कि बूस्टर का नियम क्या है? जो बूस्टर का नियम है वह मूल रूप से U इज इक्वल टू 10 IP है। ऑप्शन सी इसका जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है वो हम देखेंगे ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध जो होता है वह घटता है। ताप जैसे ही बढ़ता है तो अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है वह क्या होता है? वह प्रतिरोध जो है वो घट जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 के बाद हम देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन की प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा है और उसका शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान का जो अनुपात होता है वह क्या होता है? तो वह अनुपात होता है √2:1। कितना होता है? √2:1। तो √2 ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बी में अगर केवल √2 दिया हुआ है और हम इसको अगर लिखे √2:1, दैट मीन्स कि √2/1, तो भी तो ये यही आएगा ना √2। तो ऑप्शन बी इसी वजह से क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा कि प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान का जो अनुपात है वह कितना होता है? √2 होता है। 27 के बाद बच्चों हम देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है? टीवी प्रसारण जो होता है उसके लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग किया जाता है? तो मूल रूप से 30 किलोहर्ट्ज से 300 किलोहर्ट्ज तक की आवृत्ति परास का जो है वो उपयोग किया जाता है। 28 के बाद जो है वह है 29 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। कैसी होती है विद्युत परिपथ की शक्ति? ये तो अभी बताए थे कि विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है वह V²/R होती है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम क्वेश्चन देखेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र की विमा क्या होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की जो विमा होती है वह ML0T-2 होती है। ऑप्शन ए जो है यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला प्रश्न
कि लेंज का नियम संबंधित है, तो लेंज का नियम किससे संबंधित है? तो लेंज का नियम जो है वह ऊर्जा से संबंधित है। रिपीटेड क्वेश्चन है, जबकि नहीं होना चाहिए, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, टाइपिस्ट महोदय की ये गलती है। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे कि एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है। तो एल आर परिपथ का जो शक्ति गुणांक होता है वह होता है आर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा और 212, यानी कि ऑप्शन बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन है कि जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल कितना हो जाता है? तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल दुगना हो जाता है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बाद अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है कि खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो खगोलीय दूरदर्शक में जो अंतिम प्रतिबिंब होता है वह काल्पनिक होता है और उल्टा होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब काल्पनिक और उल्टा होता है। 34 के बाद हम देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन कि बीटा किरणें विक्षेपित होती हैं, गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में होती हैं, केवल चुंबकीय क्षेत्र में होती हैं। तो बीटा किरणें मुख्य रूप से जो है वह विक्षेपित होती हैं चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में। ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र में बीटा किरणें जो होती हैं वो विक्षेपित होती हैं। 35 के बाद हम देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, इसी वजह से उसको हटा दिया गया है। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वह शून्य होता है। तो ये जो है वो ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है कि विद्युत वाहक बल की विमा क्या होती है। तो विद्युत वाहक बल की जो विमा होती है वह ml²T-3 और ml²T-3 I1 होती है। 1 तो नहीं होगा, ml²T-3 A-1 होगा, क्योंकि विद्युत धारा का जो है वो ml²T-3 और विद्युत धारा का A होगा तो A-1 होगा, है ना। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन, और 39 नंबर क्वेश्चन है कि एम्पियर घंटा मात्रक होता है, किसका होता है एम्पियर घंटा मात्रक? तो आवेश का होता है। ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 के बाद हम देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन, और 40 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिघात का मात्रक क्या होता है। ये प्रतिघात नहीं है, प्रतिघात है बच्चों। क्या है? प्रतिघात। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? 40 नंबर क्वेश्चन है, तो प्रतिघात का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। ऑप्शन बी जो है इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद जो है वो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, और अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इस स्थिति में इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तो इसका तरंगदैर्घ्य घटता है। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये 2 ईयर्स का क्वेश्चन मिला करके जो है पीडीएफ बनाया गया है। तो निश्चित तौर पर जब 50 प्रश्न पूछे जाते थे, 2013-2012 की बात बता रहे हैं, तो उस समय 2 सालों में ये प्रश्न रिपीटेड है। तो ये जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा और स्टडी बहुत अच्छे से कीजिएगा। इसका नोट्स जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। जो बच्चे नए हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का जो है वह लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको वहां पर इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। बाकी शेष विद्यार्थी तो इससे अवगत है ही। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा जो होती है वह बढ़ जाती है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। 42 नंबर के बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न कि स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता है। तो स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक जो होता है वो हेनरी होता है। अभी मैंने इस पर भी चर्चा किया था। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है कि तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का। तो क्या मापता है प्रत्यावर्ती धारा का? मूल और औसत वर्ग धारा। मूल और औसत वर्ग धारा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 के बाद हम देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन अगला है कि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में क्रमशः N1 और N तार जो है वह लपेटे गए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो N2 की संख्या N1 से ज्यादा होगी। ये आपको भी पता है कि ट्रांसफार्मर में तारों के फेरों की संख्या जो होती है एक अधिक होती है तो एक कम होती है। जो मोटा तार होता है उसकी संख्या कम होती है
और जो पतला तार होता है उसके फेरों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा मापा जाता है। तो क्या मापा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा जो है वह ऊर्जा मापी जाती है। ऑप्शन डी जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन की डायनेमो के कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है। तो डायनेमो के जो कार्य सिद्धांत है वह मूल रूप से विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर जो है वह आधारित है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 के बाद हम देखेंगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है बच्चों कि चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक कितना होता है। तो चुंबकीय आघूर्ण का जो एसआई मात्रक होता है वह एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन बी इसका जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 48 के बाद अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन की ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वह मूल रूप से पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। क्लियर है। 49 के बाद अगला क्वेश्चन है 50 कि जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है क्या होता है। तो जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो आवर्धन क्षमता इस स्थिति में बढ़ जाती है, क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये जो ऑप्शन है वो ए है, बढ़ जाती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर के बाद हम देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन कि लैम्डा तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है। तो लैम्डा तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की जो ऊर्जा होती है वह hc बाई लैम्डा होती है। कितनी होती है, hc बाई लैम्डा होती है। तो ऑप्शन बी जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा hc बाई लैम्डा। 51 के बाद बच्चों हम देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन की निम्नांकित में किसे महत्तम वेधन क्षमता है। निम्नांकित में किसे महत्तम वेधन क्षमता है, 52 नंबर क्वेश्चन है। और सबसे महत्तम वेधन क्षमता जो होती है वह गामा किरणों की होती है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट हम देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन की एन टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होता है। एन टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होता है। तो कौन होता है, तो मुख्य जो धारावाहक होता है वह होल होता है। अगर होल ही नहीं होगा तो पी टाइप के अर्धचालक में जो मुख्य धारावाहक होता है वह कौन होता है, होल होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 के बाद 54 नंबर क्वेश्चन की निर्वात में विद्युतीय परावैद्युतांक का मान कितना होता है। तो निर्वात में विद्युतीय परावैद्युतांक का जो मान होता है वह होता है 8.85 × 10⁻⁻12 फेम्टो पर मीटर। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम देखेंगे, और अगला प्रश्न है कि विद्युतीय बल क्षेत्र का मात्रक होता है। तो विद्युतीय बल क्षेत्र का जो मात्रक होता है वह मूल रूप से वोल्ट प्रति मीटर होता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न है कि विद्युत परिपथ के किस बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वह 0 होता है। तो ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है पर ये आया हुआ है। क्लियर है। अगला जो है वो हम देखेंगे विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है। तो विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए तार की लंबाई जो है वह बढ़ानी होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला प्रश्न की सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। तो सेल का विद्युत वाहक बल मुख्य रूप से मापा जाता है विभव मापी से। ऑप्शन डी इसका जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 58 के बाद अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है वह मूल रूप से v²/r होती है। कितनी होती है, v²/r होती है। ऑप्शन बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है कि गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। तो गतिशील आवेश कौन उत्पन्न करता है। तो गतिशील आवेश विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर के बाद 61 नंबर क्वेश्चन कि किसी उत्तल लेंस का ऊपरी आधा भाग काला कर देने पर इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हो जाता है। तो कैसा हो जाता है बनाया गया प्रतिबिंब, बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, कम तीव्रता वाला होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि बनाया गया प्रतिबिंब कम तीव्रता वाला होता है, यानी कि धुंधला धुंधला जो है वह दिखाई देता है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक अवतल लेंस को पानी में डुबोने पर यह हो जाता है, क्या हो जाता है, कम अभिसारी, ज्यादा अभिसारी, कम अपसारी या ज्यादा अपसारी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि एक अवतल लेंस को पानी में डुबोने पर यह क्या हो जाता है। तो यह मुख्य रूप से
कम अपसारी हो जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट हम देखेंगे 62 के बाद 63 नंबर क्वेश्चन की, जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है तो इसका तरंग लंबाई बढ़ जाता है, घट जाता है, क्या होता है? तो मूल रूप से इसके तरंग की लंबाई जो है वह घट जाती है। जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है तब इसके तरंग की लंबाई घट जाती है। 63 के बाद जो है वो 64 नंबर क्वेश्चन कि सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरबीन के नली की लंबाई होती है। सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरबीन के नली की लंबाई कैसी होती है? तो सामान्य अगर देखा जाए कि समायोजन जब किया जाता है तो खगोलीय दूरबीन की जो नली की लंबाई होती है वह f0 + fe होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है कि तरंग लंबाई बढ़ाने पर, तरंग लंबाई जब बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? तो अपवर्तनांक जो होता है वह घट जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है कि एफ नाभ्यंतर वाले अभिसारी लेंस बनाए गए वास्तविक प्रतिबिंब, यानी एफ नाभ्यंतर वाले अभिसारी लेंस के द्वारा बनाए गए वास्तविक प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो वस्तु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वह मूल रूप से 4f के बराबर होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 के बाद अब अगला प्रश्न देखते हैं कि एक द्विउत्तल लेंस किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बना सकता है। ये जो टॉपिक अभी चल रहा है इससे आपको ये समझ में आ जाना चाहिए बच्चों कि ऑप्टिक्स से कितना प्रश्न पूछ रहा है ना। ऑप्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रकाशिकी में प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, ये सारी चीजें जो है वो आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, अन्यथा बाद में केवल अफसोस के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। 67 देख रहे हैं कि एक द्विउत्तल लेंस किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बना सकता है जब वस्तु रखा गया हो। तो कहाँ रखा गया हो? लेंस और फोकस के बीच में रखा गया हो। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 68 कैथोड किरणें हैं। तो कैथोड किरणें मूल रूप से ऋण आवेशित कण होती है। ऋण आवेशित कण होती है। क्या होती है? ऋण आवेशित कण होती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 68 के बाद 69 नंबर कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वह मापता है, किसको मापता है? ऊर्जा को मापता है। याद हो जाना चाहिए, रिपीटेड क्वेश्चन देख रहे हैं ना कितनी बार है, तो ये जो है वह रिपीटेड क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापता है? तो ऊर्जा को मापता है। प्लांक स्थिरांक की विमा क्या है? तो प्लांक स्थिरांक की जो विमा है वह मुख्य रूप से ml²T-1 है। ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को माना जाता है। तो प्रकाश को मूल रूप से क्या माना जाता है? तो प्रकाश को मूल रूप से एक कण माना जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 के बाद अगला प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन मूल रूप से प्लांक ने किया था। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत हेडिंग से याद आया होगा, तो क्वांटम सिद्धांत प्लांक ने दिया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी पराबैंगनी में पड़ती है? तो पराबैंगनी में मूल रूप से जो है वह लाइमन श्रेणी पड़ती है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है? कौन इसमें से जो है वह विद्युत चुंबकीय तरंग गुण वाला जो है वो है? तो वो है गामा किरण। गामा किरण जो है वह मूल रूप से कौन सा है? तो मूल रूप से विद्युत चुंबकीय तरंग वाला गुण का है। 74 के बाद अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में किसे महत्तम वेधन क्षमता, वेधन बोलेंगे, वेधन क्षमता वाला जो है वह किरण है? तो गामा किरण है। तो इसका जो सबसे वेधन किरण सबसे ज्यादा है वह किसमें है? गामा किरण में है। तो ऑप्शन डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 75 के बाद अगला प्रश्न 76 कि पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं। तो पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक कौन से होते हैं? तो मुख्य धारावाहक अगर देखा जाए तो इसमें होल होते हैं, छिद्र होते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन कि ओ आर गेट के लिए बूलियन व्यंजक होता है। तो ओ आर गेट के लिए बूलियन व्यंजक जो होता है वह a + b = c होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 के बाद अगला प्रश्न कि 12 का द्विधारी तुल्यांक कितना होता है? तो 1102, यानी आधार 2 पर 1100। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन कि टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्रकाश का उपयोग किया जाता है वह कौन सी है? तो मूल रूप से जिस आवृत्ति प्रकाश का उपयोग किया जाता है टीवी प्रसारण के लिए वह 30 से 300 किलोहर्ट्ज है। 30 से 300 किलोहर्ट्ज है। 30 से 300 मेगाहर्ट्ज है।
तो ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन लिखने में गलती हुआ है। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न जो है आप देख रहे हैं कि अगला प्रश्न है कि द्विधारी संख्या है 1001 की दशमिक संख्या होती है, तो इसकी दशमिक संख्या कितनी होती है? तो इसकी जो दशमिक संख्या होती है वो आधार 10 पर 9 यानी कि 9 10। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा सही यही है कि यह एसी वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट सही होगा आंसर। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला प्रश्न कि चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका जो एसआई प्राबल्य होता है वह होता है एम्पियर मीटर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83 के बाद हम देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन की पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो नमन कोण का मुख्य रूप से जो मान होता है वह 90 डिग्री होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला प्रश्न कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है? तो निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान मूल रूप से 0.5 के बराबर होता है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 85 के बाद अगला प्रश्न है 86 नंबर क्वेश्चन कि आयाम मॉडुलन में मॉडुलन सूचकांक होता है, तो मॉडुलन सूचकांक कितना होता है? तो 0 से 1 के बीच होता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला प्रश्न 87 नंबर क्वेश्चन की समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता मूल रूप से बढ़ जाती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, अगला प्रश्न है कि विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है, क्या होता है? तो मूल रूप से इसका जो मात्रक होता है 4.78 10 के पावर माइनस 10 होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे बच्चों, और अगला प्रश्न है आपके समक्ष कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, तो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र कैसा होता है? तो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र जो होता है वो संरक्षी होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला जो है वो हम क्वेश्चन देखेंगे कि एक एकांकी चालक के लिए निम्न में कौन अनुपात अचर होता है? एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात जो होता है वह अचर होता है? तो कुल आवेश बटा में विभव। तो ऑप्शन ए इसका जो है वह क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 91 के बाद 92 नंबर क्वेश्चन की किलोवाट घंटा मात्रक होता है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? तो किलोवाट घंटा जो होता है वह ऊर्जा का मात्रक होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम क्वेश्चन देखेंगे अगला है कि समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है, तो कौन उत्पन्न करता है? तो मूल रूप से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 के बाद अगला प्रश्न है कि ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ध्रुव प्रबलता का जो एसआई मात्रक होता है वह मूल रूप से AM होता है, यानी कि एम्पियर मीटर होता है। नेक्स्ट जो है वो अगला प्रश्न हम देख रहे हैं कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम से आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मूल रूप से अर्ध आयु कहते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला प्रश्न कि किसी विद्युवत या किसी बिंदुवत है, ये क्या है? तो ये है कि किसी बिंदुवत स्रोत से परामत दूरी पर तरंगार्घ होता है। किसी बिंदुवत स्रोत से परामत दूरी पर तरंगार्घ होता है, तो कैसा ये होता है? तो मूल रूप से गोलाकार होता है। अगर कोई बिंदुवत स्रोत क्या है? बिंदुवत स्रोत है तो उससे तरंगार्घ कैसा निकलेगा? गोलाकार तरंगार्घ निकलेगा ना। तो यही ये बताया गया है कि किसी बिंदुवत स्रोत से एक निश्चित दूरी पर जो तरंगार्घ निकलेगा वो कैसा तरंगार्घ निकलेगा? तो वो तरंगार्घ गोलीय तरंगार्घ निकलेगा। कैसा निकलेगा? गोलीय तरंगार्घ निकलेगा। नेक्स्ट जो है वो हम क्वेश्चन देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, तो सूर्य के प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है वह सतत होता है। सूर्य का प्रकाश सूर्य से सतत निकलता रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक जो अपवर्तनांक होता है वह कांच का होता है। ऑप्शन ए जो है इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न नहीं है बच्चों, और इस तरीके से जो है वो हम लोगों ने इस वीडियो में टोटल क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व किया। 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाए क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो थे वो क्या थे? मिस थे, यानी उसमें टाइपिंग मिस्टेक ज़्यादा था। जैसे आपने अभी देखा कुछ टाइपिंग मिस्टेक वाले क्वेश्चंस थे। तो खैर जितने भी प्रश्न अभी बताए गए 100 आउट ऑफ 100 नहीं, लेकिन 3 क्वेश्चंस आउट थे, 97 क्वेश्चंस बताए गए।
तो ये 97 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इसको जरूर जो है वो देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, है ना, बढ़िया से याद कर लीजिएगा। और बहुत ही सुंदर तरीके से ये सारे सीरीज जो है वो चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसी तरह के कंटेंट को देखने के लिए आप हमारे YouTube परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, परिवार का सदस्य बन सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।